लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार और सरकार के मंत्री जो लेटर पैड बनवाते हैं उसके बाद जारी करते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, ये एक नई परंपरा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये नहीं होना चाहिए। देखिए, आप क्या मानते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जहां तक बात है, तो एक इंजीनियर को सामने बिठा करके, पब्लिक के सामने बिठा करके, उस अनुसूचित जाति के, जनजाति के एक अधिकारी को जिस लिहाज से और जिस अंदाज से जो डांटा फटकारा जाता है और उसको वायरल किया जाता है, हाँ निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि है, वो अपनी नाराजगी व्यक्त करने का उसको जनता ने बिल्कुल अधिकार दिया है, लेकिन उसको एक लाइव करना और आम पब्लिक के सामने तू और मैं से उसको तू तड़ाके से बात करना, जबकि निश्चित रूप से वो जो जेईएन है, जूनियर इंजीनियर है, उससे शायद सामान्य हमारे विधायक जी की उम्र कम है, तो जो एक भाषा बोली जा रही थी वो सम्मानजनक नहीं थी। हालांकि इस मामले में बाद में जब इतना उकसाने के बाद में पब्लिक ने उनके साथ में हाथाई भी की, जांच का विषय है, कौन दोषी है नहीं दोषी है, लेकिन ये जो सिस्टम है, किसी अधिकारी से बात करना, ऊंची आवाज में करना, अधिकारी निश्चित रूप से वो जनता की आवाज होती है, इसलिए वो अधिकारी उनके सामने इतना ऊंचा आकर के नहीं बोलता है, लेकिन उसी भाषा को और उसके अपमान को अगर वायरल करना, ये एक परंपरा ठीक नहीं है। इससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी बात करने से पहले ये सोचेगा कि मेरी ये वायरल होगी तो फिर वो ज्यादा बात ही नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो बन रहा है जो माहौल, ये ठीक नहीं है। लेटर पैड में तो कोई ऐसा तो गलत नहीं है, क्योंकि उसकी अनुशंसा के वो उसका मंत्री है और पार्टी के पदाधिकारी को लिखता है कि भाई आपके कहने से ये हो गया, तो अनुशंसा करना। राम जी, लोग ये कह रहे हैं कि लेटर पैड की बात करें तो 2023 के अंदर 1-2 लेटर पैड और आए थे और शायद यही वजह थी कि उन्हीं लेटर पैड को कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी को लोकसभा चुनाव के अखाड़े में उतार दिया था। लोग ये कह रहे हैं कि जो चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, चाहे विधायक है, उसकी विचारधारा अलग हो सकती है, अगर आप जनता ने नकारे हुए प्रत्याशियों की अनुशंसा पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जीते हुए ये जो प्रत्याशी है ये उनके सम्मान के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, ये नकारे स्वीकारे की बात नहीं है, ये शासन की बात है। जो राजनीतिक दल शासन में होता है वो बिल्कुल विरोधी पक्ष के नेता है, उनको सामान्य जनता ने अगर चुन भी लिया है, उसके बावजूद वो अपने पदाधिकारियों की, अपने कार्यकर्ताओं की बात को महत्व देगा। जब शासन भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहने से कोई काम होता है तभी तो उससे जोड़ेंगे। अगर आप बीजेपी का राज है और कांग्रेस के पदाधिकारियों और इनके कहने से काम करेगा तो फिर कौन उनको वोट देगा? तो ये निश्चित तौर पे इस तरीके की परिपाटी ठीक तो नहीं है, लेकिन उसके बगैर कोई राजनीतिक दल अपना काम साथ में रह करके कराएगा तो निश्चित तौर पे जनता उससे जुड़ेगी। अब जब उस समय स्वरूप सिंह भाटी को किसी ने वोट नहीं दिया था, लेकिन आज स्वरूप सिंह भाटी के घर पे भीड़ रहती है। आज स्वरूप सिंह जब भाटी कहीं जाते हैं तो उसका काम होता है, कितना होता नहीं होता है, तो वो राज में है और राज के धनी होने के नाते उनका काम होता है। और ये कोई अभी नहीं है, पहले से ऐसा आया है कांग्रेस बीजेपी। मेरा एक सवाल है आपको लेकर के, लोगों के दिल में एक ये परसेप्शन रहता है कि उदयराम जी कैसे कर लेते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के साथ रहे, कभी कोई किसी तरह का कटाक्ष नहीं किया, कांग्रेस के साथ में अच्छी बॉन्डिंग है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में अच्छी बॉन्डिंग है, स्वरूप सिंह खारा के आप काफी करीब माने जाते हैं, तो इतना कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? मैंने पहले ही निवेदन किया कि मेरे जहां तक व्यक्तिगत है, सामान्य किसी राजनीतिक दल, किसी व्यक्ति, किसी जाति से कोई द्वेष भाव नहीं है। हर जाति वर्ग में, हर राजनीतिक दल में अच्छे लोग हैं, जिससे हमारा आपसी भाईचारा है वो है। तो किसी व्यक्ति से, सामान्य राजपूत समाज का हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे जाट समाज का हो या अन्य किसी जाति का हो, उनसे व्यक्तिगत ताल्लुकात तो होने चाहिए और ये हमारी परंपरा रही है। तो इसलिए ये जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बनाए रखना हमारी जिम्मेवारी है और सामने वालों की भी है। तो इसलिए ऐसे कोई जातिवाद पे नहीं चलती है पार्टियां तो सर्व समाज से, 36 कौम से, हर जाति वर्ग के लोगों के सहयोग और उनके साथ में अच्छे व्यवहार से ही चलती है।
आज़ादी के बाद इतने वर्ष बीत गए, इतने दशकों बाद भी सीयू के अंदर विशेषकर डीएनपी क्षेत्र की बात करें या सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें, वहाँ पे लोग कहीं ना कहीं 30 दशक 40 दशक पहले की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या कारण है कि सीयू के उस एरिया के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं विकास नहीं पहुँचा है? पानी की वहाँ पे भरपूर किल्लतें हैं, लाइट की वहाँ पे बिल्कुल सुविधा नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों के दौरान हमें भी वो एरिया, वो इलाका देखने का मौका मिला, तो वाकई में देखा कि वहाँ के लोगों को विकास क्या होता है कहीं ना कहीं उन लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं है। क्या कारण रहे? देखो, एक तो इंटीरियर एरिया है, मरुस्थलीय, जहां हर चीज आसानी से नहीं पहुंचती है। सरकारें कोई भी रही है, उन्होंने निश्चित रूप से प्रयास किए है। आप देखिए, आज से 40 साल पहले की भी पाइपलाइन है, वो आज काम कर रही है। उस समय का जो काम होता था, उस काम में और आज के समय के काम में रात दिन का अंतर है। उस जमाने के आज से 100 साल पहले जो पुल वगैरह बने वो पड़े हैं, अभी तो बनते बनते गिर जाते हैं। तो अभी क्वालिटी में बहुत ही लोगों ने पैसे को महत्व दिया है, और जो ठेकेदार है वगैरह अधिकारी है वो पार्टियों के प्रति ज्यादा समर्पित हो गए हैं। तो ऐसे में क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन चाहे राज कोई भी आया है, प्रधानमंत्री आवास हुआ, मुख्यमंत्री आवास हुआ, इंदिरा आवास हुआ, या सड़कें जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें बनी हैं, तो उससे बहुत हमारा जो एरिया है, कुछ एरिया जो डीएनपी क्षेत्र में है, जो प्रतिबंधित है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, इसलिए कुछ काम होने में दिक्कत आ रही है। तो प्रयास तो कुछ लोगों ने किए हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बड़ी, जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो सड़क बन रही है, जिसको कौन सी सड़क है ये, भारतमाला। और भारतमाला का जो आया है, तो गागरिया से आगे निकलते हैं तो बीच में डीएनपी क्षेत्र आता है। तो सरकार ने देखा कि ये हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने तत्काल उसके लिए, बड़े लेवल का मामला था ये। कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि मेरे कहने से हुआ है, कुछ लोग कहते हैं मेरे कहने से। मैं ये नहीं मानता हूं कि ये केंद्र सरकार के बिल्कुल दिमाग में था, उसके लिए रास्ता निकाल लिया। सरकार चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। आज देखो, कंपनियां आई, सोलर के बहुत बड़े हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिस पर राज का बिल्कुल आशीर्वाद बना हुआ है। तो उस कंपनी को अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जमीन जो वैसे सीधा नहीं ले सकती, तो बैठ करके मंत्रिमंडल ने उसका निराकरण करके फटाक से लेने का रास्ता ढूंढ लिया। तो सही मायने में अगर जो सरकार चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है, स्टेट सरकार चाहती है, तो निश्चित तौर पे ये जो है डीएनपी का मुद्दा हल हो सकता है। इस क्षेत्र में, डीएनपी वाले क्षेत्र में काफी डबल क्रॉस पानी है, और पानी होने की वजह से अगर नहीं उनको डीएनपी पाबंदी लगाई है, फिर भी कनेक्शन हो रहे हैं और बिजली चोरी हो रही है, तो इससे तो सरकार को घाटा है, बाकी नुकसान तो सरकार का उससे ज्यादा हो रहा है। इसलिए सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो लोकसभा में और विधानसभा में इसको बात को, मेरी भी आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि ये डीएनपी वाला मुद्दा हल करें। ये सोलर, जो सौर ऊर्जा का है मामला, इसमें भी 2 वर्ग बने हुए हैं। एक आरोप लगाते हैं, दूसरे धंधा करते हैं, फिर आमने सामने होते हैं। उसमें हम तो कहीं भी इस लड़ाई में शामिल नहीं है। वो वही लोग हैं जो 2 भागों में बंटे हुए हैं, क्योंकि वो जो मैं आरोप लगाऊंगा तो उसका अर्थ ठीक नहीं जाएगा, लेकिन सब समझते हैं कि ये ओरण है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, ओरण पे कब्जा किसने किया है? अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने अगर किया है तो मुझे बताएं। बाढ़ करूं खेत ने, बाढ़ खेत ने खाए, राजा डंडे रैयत न कठे पुकारन जाए। जिन महान, जो इस देश के, इस क्षेत्र के लोगों ने गौचर अपनी जागीरदारी होने के बाद में इतनी लंबी चौड़ी गौचर छोड़ी है, उन लोगों की भी सोच थी, उनको सलाम करता हूं। लेकिन आज वो सोच नहीं रही है। गाय को माता तो कहते हैं, लेकिन भूमि पर अगर कहीं धंधा चल रहा है, अब पूरा जैसलमेर का एरिया देखिए, नहीं सब जगह सोलर ये वो सब लग गए हैं, तो गाय को माता का दर्जा देने की बात करते हैं, लेकिन गाय रहेगी कहाँ, चरेगी कहाँ? जब गौचर पे कब्जा कर रहे हैं, आवास बना रहे हैं लोग, एक एक आदमी है जो बीघों बीघों पर पूरा आगे जाकर के पत्थर डाल करके गौचर पे कब्जा कर रहे हैं, और गरीब कोई बैठता है। जैसे ये जोगियों को लीजिए, उन बेचारों को गांव में बसने नहीं देते,
और गोचर में उसको कोई लाभ नहीं मिलता। प्रधानमंत्री आवास आया तो नहीं, आप तो आबादी भी नहीं हो। अरे भाई, उसको आबादी में बैठने कौन देता है? तो ऐसे कई वर्ग है जिनको परेशानियां है निश्चित रूप से। लेकिन ये जो है डीएनपी का क्षेत्र का मामला, इसका हल होना चाहिए निश्चित तौर से। मेरा तो यही मानना है कि ये नहर जहां से गुजर रही है, उस नहर को इस वाले क्षेत्र में आना चाहिए, ताकि यहाँ लोग कमाए। उस दौरा में क्या है, तुम्हारा बजट खर्च होता है दुनिया भर का, और उसका लाभ भी कुछ नहीं होता। जिस वक्त 4 गुना 10 गुना बजट खर्च होता है, यहाँ तो सीधी सी, अगर ये से जैसलमेर से लेकर के सीधी बाड़मेर आती तो यहाँ समतल जमीन है, लोग निहाल हो जाते, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता। तो इस पर सरकारें अभी काम कम कर रही है। चलिए, आपने उदयराम जी एक दौर देखा है, चौधरी गंगाराम की राजनीति करते थे, एक वो दौर था, और एक अब ये दौर है 2024 है। राजनीति में, राजनेताओं में किस प्रकार का फर्क आ गया है, कितना फर्क आ गया? तब की राजनीति, अब की राजनीति, कितनी समानताएं, कितनी भिन्नता मानते हैं आप? देखिए, अब जो चुनाव है, पहले तो व्यक्ति को देखते थे, ठीक है। अब कहते हैं कि तुम चुनाव लड़ते हो, तुम्हारे पास में करोड़ों रुपए है क्या? ये आमजन प्रश्न करता है। तो ये जो हमारी मानसिकता है, और इसके लिए खाली राजनेताओं को दोष देना गलत बात है। हमारी डिमांड होती है, गाड़ी दो, हमारी गाड़ी लगाओ, नहीं तो हम उस खेमे में जाते हैं, वहां 2000 हमारे को तेल और भांगा देते हैं। तो हम लोग भी ये जो 15 दिन का जो पखवाड़ा होता है, 1 महीने का, वो 5 साल का जो उसको खर्चा करते हैं। जो व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च करके जो बनता है जनप्रतिनिधि, कई करोड़ों खर्च करके, सरपंच का चुनाव के लिए 1 करोड़ लोग खर्च कर लेते हैं। फिर वो लोग उससे बात करते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, हमने आपको चुना। अरे आपने तो काहे को चुना? तुमने जो चीज तुम्हारे को हासिल करनी थी, वो आपने पहले उससे वसूल की, अब वो अपनी तो पूर्ति पहले करेगा। ये चीजें हैं। अब जो सामान्य व्यक्ति, आदि जी जैसे व्यक्ति, गंगाराम जी जैसे, अमीन खान जी 10 बार टिकट लड़े, अभी उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन कोई जमाना ऐसा था उनके पास कुछ नहीं था। अच्छा। और खुद अमीन साहब कहते हैं कि मेरे को नाथुराम जी और दूसरे कई नेताओं के नाम बताए हैं कि मेरे को उस फलाने सेठ से भी 500 रुपये दिलाते थे मंथली, और इस तरीके से वो जो कार्यकर्ताओं का जो जिस तरीके से ख्याल रखते थे और कार्यकर्ता तैयार करते थे, तो वो जो दौर था वो ईमानदार व्यक्ति को ज्यादा देते थे महत्व। अभी पैसे वाले या कोई विचारधारा, कोई किसी को गालियां निकालता है। अब देखो, पुराने जमाने में तो कोई अब शब्द बोलता था, कोई चरित्र के मामले में भी किसी से लांछन लगता था, तो लोग उस से घृणा करते थे। बिल्कुल। अब के दौर में तो भाई राम ही धनी है। बहुत बहुत धन्यवाद उदयराम जी हमें समय देने के लिए। ये उदयराम मेघवाल जो शिव के पूर्व प्रधान रह चुके हैं, बड़ी बेबाकी से बोलते हैं और बेबाकी के लिए ही जाने जाते हैं। इन्होंने अपने विचार, इन्होंने अपनी राय हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ी खुल करके रखी। इन्होंने अपने विचार बड़ी बेबाकी के साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर रखे। आपके इनके विचारों के प्रति आपकी जो भी राय है, आप हमें कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।